हेलो फ्रेंड्स, आई होप कि आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। आज मैं आपके साथ एक मावराई मखलूक की एक दिलनशीन, दिलकश और ख़ूबसूरत सी कहानी शेयर कर रही हूँ, तो आइए सुनते हैं। फिर बिल्ली की आवाज़ सुनकर मुझ पर झंझलाहट तारी हो गई। ओफो, क्या मुसीबत है, ना जाने क्या बला है, हर वक्त सर पर सवार रहती है। मनहूस कहीं की, रहने के लिए भी यही घर मिला है इस कमीनी को। मुझे ना जाने क्यों इस काली बिल्ली से चिढ़ सी हो गई थी। शायद इसलिए कि उसने मेरे वेलवेट की नई बेडशीट पर अपने गारे मट्टी से भरे हुए पंजों से नए नक्शो निगार बना दिए थे। बहरहाल ये बिल्ली काफी पुरस्रार थी। पुरस्रार इसलिए कह रही हूँ, ये बिल्ली किसी के घूरने या डराने से भागती नहीं थी, बल्कि काफी डट कर दूसरों की आंखों में आंखें डालकर घूरती रहती थी और अपनी जगह से टस से मस न होती थी। ये एक बिल्कुल जेट ब्लैक रंग की बिल्ली थी, जो कि अपनी जिसामत में ज्यादा फरबा थी। उसकी आंखें नीले रंग की बड़ी डरावनी और खौफनाक थीं। जब मैंने पहली बार उसे देखा था तो काफी डर गई थी। अब जबकि उसे यहाँ रहते हुए भी 3-4 माह गुजर चुके और अब भी उसकी पुरस्कारियत बरकरार थी। मुझे ये बिल्ली एक आंख ना भाती और अपना मजाक उड़ाते महसूस होती थी। अभी 3 दिन पहले मेरा पाँव सीढ़ियों से फिसल गया और मैं सीढ़ियों पर ही अपना पाँव थाम कर बैठती चली गई। इतना दर्द हो रहा था पाँव में कि मैं रोहानसी हो गई और ये मनहूस बदतमीज बिल्ली दूर बैठी मुझे तक रही थी, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे मुझ पर हंस रही हो। मुझे गुस्सा आया तो मैं उठकर उसे मारने के लिए बढ़ी, मगर हाय अल्लाह कहकर वापस बैठ गई। इसके बाद से ये मुझे हर वक्त घूरती रहती। मजे की बात ये थी कि ये आम बिल्लियों की तरह गोश्त या दूध खराब नहीं करती थी, बल्कि हम अपने किचन को लॉक भी नहीं करते थे, जो कि आम बिल्लियों की वजह से करना पड़ता है। लेकिन एक बात और अचंभे वाली थी कि सिर्फ 3 महीनों में उसे कभी किसी ने पेशाब पखाना करते नहीं देखा था। मैं जब भी किचन में जाती तो ये वहाँ चली आती और गुंदे हुए आटे के इर्द गिर्द मंडलाने लगती, मगर मैं वो भी उसकी पहुंच से दूर रखती। एक दिन जब मैं रोटियां बना रही थी तो ये मेरे पास आने के लिए बेताब हो गई और मेरे हटाने पर भी बाज ना आई, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे ये बहुत भूखी है और किसी भी वक्त मुझ पर हमला कर सकती थी। मैंने घबराकर बेलन उसे दे मारा, जो कि उसके अचानक हट जाने पर खड़ाक से दरवाजे में जा लगा। उफ, कितने गुस्से से उसने मुझे घूरा था। हाय, अब क्या करूं? अम्मी, पूरी ताकत से मैं चिल्लाई। क्या हुआ तानिया? अम्मी की आवाज आई। बिल्ली। मैंने दरवाजे की तरफ इशारा किया, मगर ये क्या, वहाँ तो कुछ भी नहीं था। कहाँ है बिल्ली? लगता है ये बिल्ली तुमने ज्यादा ही अपने हवास पर मुसल्लत कर ली है। जब देखो बिल्ली बिल्ली की रट लगाए रहती हो। मैं पूछती हूँ कि क्या कहती है ये मासूम, और वैसे भी बिल्ली के रूप में नादीदा हस्तियाँ भी रहती हैं। अम्मी ने कहा। अम्मी ने एक दिन मुझे बिल्ली को जूती मारते देख लिया था और फिर अम्मी ने मुझे इतनी डांट पिलाई कि उस दिन से मैं भूल नहीं पाई। अम्मी देखें, दरवाजे के पास बिल्ली खड़ी है। अम्मी फौरन दरवाजे की तरफ घूमी। कहाँ है बिल्ली? अम्मी, वहाँ पर। मैंने इशारा किया, मगर ये क्या, वहाँ तो बिल्ली का नामो निशान तक ना था। मैं शर्मिंदा हो गई। अम्मी मुझे डांटने लगी। तानी, कह रही हूँ तुम सुधर जाओ, वरना तुम्हारी खैर नहीं। अम्मी मुझे डांटते हुए वापस चली गईं और मैं बाकी रोटियां पकाने लगी। घबराहट में अचानक मैंने गरम चिमटा उठा लिया। हाय अल्लाह, मैं मरी। उफ़ो, क्या तकलीफ है तुम्हें? मैं अचानक ही बिल्ली पर उलट पड़ी, मगर बिल्ली की नजरें मुसलसल आटे की तरफ जमी हुई थीं। क्या है तुम्हें? यही चाहिए ना तुम्हें? मैंने आटे का पेड़ा उठाकर उसके आगे कर दिया, मगर ये क्या, बिल्ली ने झटपट वो आटे का पेड़ा खा लिया। मैं हैरान नजरों से उसे देखने लगी, मगर वो और ललचाई नजरों से मुझे देखने लगी। मैंने फिर उसे आटा दिया और मेरे देखते ही देखते वो आटे के 6 पेड़े खा चुकी थी। फिर वो मुझे ममनून नजरों से तकने लगी। अब की बार उसके बोलने में पहले जैसी बेताबी और गुर्राहट नहीं थी, और फिर देखते ही देखते अपनी दुम हिलाते हुए वो मेरी नजरों से ओझल हो गई। रात को सोने से पहले मैंने अम्मी, अब्बू और बाकी घर वालों को ये बात बताई। हैरान तो वो लोग भी हुए, मगर अम्मी ने कहा, बेटा, वो बेचारी हमें कहती ही क्या है। अगर वो आटा शौक से खाती है तो क्या है, रोजाना के 2-3 पेड़े उसके आगे डाल दिया करो। एक बात और बताती हूँ, इस तमाम अरसे में घर के किसी फर्द ने भी उसे कभी कुछ खाते हुए नहीं देखा था। उन चंद आटे के पेड़ों को वो क्या खाती, कब खाती, क्या पीती, कहाँ से खाने पीने की जरूरतें पूरी करती, इसके लिए मैं अक्सर सोचती रहती, और फिर वो रात में अक्सर गायब भी हो जाया करती थी। दूसरे दिन अम्मी ने कहा, बेटा रानिया, जल्दी से तैयारी कर लो, शुमाइला की मंगनी है और तुम्हारे मामू ने हम लोगों को 2-3 दिन पहले ही बुलाया है। तानिया और सनोबर, तुम भी जल्दी से अपनी तैयारी कर लो। इंशाअल्लाह हम जुम्मे के दिन 6 बजे की ट्रेन से कराची रवाना हो जाएंगे।
ریلوے اسٹیشن پر عمر لینے آئے گا، آذر بھائی نے اسے کہہ دیا ہے۔ اور عمر کا نام سنتے ہی میرے ذہن میں خوشی سے لڈو پھوٹنے لگے، آنکھوں میں چمک اور چہرے پر بشاشت چھا گئی۔ عمر صرف میرا کزن ہی نہیں تھا بلکہ 6 ماہ پہلے میرا منگیتر بھی بن چکا تھا، اور منگنی میں نہ صرف عمر کی بلکہ میری اپنی مرضی بھی شامل تھی۔ منگنی میں شمائلہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی اور ہم لڑکیاں کافی دیر سے ڈھولک کی تھاپ پر گانے گا رہی تھیں کہ اچانک لائٹ چلی گئی۔ ہر طرف شور ہونے لگا، لائٹ، ماچس، موم بتی۔ اچانک ہی کسی نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور میں گھبراہٹ سے بوکھلا گئی۔ کیسی ہو تانی؟ کوئی میرے بہت قریب آ کر بولا سرگوشی میں۔ عمر، تم کیسے ہو؟ میں نے پوچھا۔ میں بالکل ٹھیک ہوں، بہت پیاری لگ رہی ہو، کہیں میری نظر نہ لگ جائے تمہیں۔ اچانک ہی کنزا کے چیخنے کی آواز آئی اور اس کے ساتھ ہی لائٹ واپس آ گئی۔ میں یکدم ہی گھبرا کر 2 قدم آگے بڑھ گئی۔ اچانک ہی ایک بلی تیزی سے کنزا کے پاس سے بھاگی۔ سب لوگ ہنسنے لگے کہ ایک بلی سے ڈر گئیں، جبکہ میرے ذہن کے پردے پر اچانک ہی اپنے گھر والی بلی کی چھبی ابھری۔ کالے رنگ کی موٹی موٹی نیلے رنگ کی 2 آنکھیں مسلسل گھورتے ہوئے، پھر اس کے بعد وہ آنکھیں میرے ذہن سے محو نہیں ہو سکیں۔ میں شمائلہ کے پاس کمرے میں آ رہی تھی کہ اچانک کسی سے زوردار طریقے سے ٹکرا گئی۔ ارے ارے سنبھل کے! عمر نے مجھے دونوں ہاتھوں سے تھام لیا۔ اگر گر جاتی تو؟ میں نے جواب دیا، مجھے سنبھالنے اور بچانے کے لیے شکریہ قبول کیجیے، میں کسی کا شکریہ ویسے ہی قبول نہیں کرتا، ٹھوس بنیاد پر مٹھائی کے ساتھ ہی وصول کرتا ہوں۔ اس نے اپنے سینے پر ہاتھ مارتے ہوئے دلچسپی سے مجھے دیکھا۔ میں ہنس پڑی۔ لگتا ہے آپ کو مٹھائی زیادہ پسند ہے۔ جی، اور وہ بھی لڈو کی شکل میں، بیسن کے لڈو۔ اب کہ میں نے دلچسپی سے اسے دیکھنا چاہا تو یکدم سے وہ گڑبڑا گیا۔ گھر جا کر مجھے فون تو کرو گی نا؟ اب یہ نور جہاں جہانگیر کی کہانی ختم ہو چکی ہو تو ملکہ عالیہ اندر تشریف لے آئیے، صنوبر نے کہا۔ صنوبر کی آواز سن کر میں نے عمر کو مسکراتے ہوئے دیکھا اور صنوبر کے ساتھ واپس آ گئی۔ پھر سب کزنس کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کرنے لگی۔ باتوں باتوں میں کالی بلی کا ذکر شروع ہو گیا اور پھر میں نے سب کو اپنے ساتھ ہونے والی بلی کی کتھا سنا دی۔ سب بہت دھیان سے سن رہی تھی کہ کنزا بول پڑی، دیکھا، میں نہ کہتی تھی کہ وہ کوئی اور ہی مخلوق ہے۔ پچھلے ماہ جب میں پپو کے گھر گئی تھی تو وہ بلی مجھے بھی گھور گھور کر دیکھ رہی تھی۔ کچھ تو بات تھی اس میں چونکا دینے والی۔ بظاہر تو ایسی کوئی بات نہ تھی، مگر کالی بلی کو دیکھتے ہی کچھ غیر معمولی پن کا احساس ہوتا تھا۔ لڑکیوں، ابھی تک تم سوئی نہیں؟ رات کے 2 بج چکے ہیں۔ تانیہ، رانیہ، سو جاؤ، صبح کو جلدی گھر جانا ہے 9 بجے کی ٹرین سے، امی نے کہا اور لائٹ آف کر دی۔ اپنے گھر میں داخل ہوتے ہی کالی بلی پر میری نظر پڑی۔ تھکن زیادہ تھی اور ویسے بھی رات کے 11:30 بج گئے تھے گھر آتے آتے۔ میں بستر پر جیسے ہی لیٹی تو نیند نے اپنی آغوش میں لے لیا۔ کی آواز سے ہی میری آنکھ کھل گئی۔ منہ ہاتھ دھو کر جیسے ہی میں کچن میں آئی، وہ میرے سواگت کے لیے پہلے سے موجود تھی۔ اب میں نے اس سے چڑنا کم کر دیا تھا اور حسب معمول آٹے کے پیڑے رکھے اس کے منتظر رہتی۔ پیڑے وہ بڑی خوشی سے چٹا چٹ کھا جاتی۔ جب سے اس کے ساتھ میرے تعلقات بہتر ہوئے تھے، مجھے خود کو کچھ عجیب سا محسوس ہو رہا تھا، جیسے کوئی میرے ساتھ ساتھ رہنے لگا ہے مگر نظر نہیں آتا۔ ایک رات سوتے ہوئے مجھے حبس اور گرمی سی محسوس ہوئی اور میری آنکھ کھل گئی، مگر یہ کیا؟ میرے قریب تازہ گلاب کے پھول پڑے ہوئے تھے جس سے بڑی دل فریب بھینی بھینی خوشبو اٹھ رہی تھی اور خوشبو سے سارا کمرہ مہک رہا تھا۔ تازہ پھولوں کو دیکھ کر جیسے میں چونک گئی، پھر ڈرتے ڈرتے پھولوں کو اٹھا کر سونگھا تو بہت دل آویز خوشبو سے میرا دماغ معطر ہو گیا۔ میں یہ بات سمجھنے سے قاصر تھی کہ 3 بجے ہیں اور اس طرح بالکل تازہ پھول کس نے رکھے۔ ایک رات گزری، مگر دوسری رات، پھر مجھے ایسے ہی گلاب کے پھول ملنے لگے۔ مسلسل 3 روز ایسا ہی ہوتا رہا تو میں بہت کچھ سوچنے پر مجبور ہو گئی اور عمر کو فون کر کے ساری صورتحال بتا دی۔ عمر نے کہا، پریشان نہ ہو، میں شاہ صاحب سے پتہ کرتا ہوں کہ یہ کیا چکر ہے۔ شاہ صاحب میرے نانا اور عمر کے دادا کے بڑے بھائی تھے اور کافی پہنچے ہوئے بزرگ تھے، اس لیے میں بے فکر ہو گئی کہ اب میری پریشانی کا حل ضرور نکلنے والا ہے۔ مگر اس کے بعد سب کچھ عجیب و غریب ہونے لگا۔ ہوا یہ کہ رات سوتے میں کبھی پنکھا خود بخود چل پڑتا یا پھر چلتا ہوا پنکھا رک جاتا۔ 2 مرتبہ تو ایسا ہوا کہ میں بیڈ پر سوئی ہوتی اور آنکھ کھلنے پر میں نیچے قالین پر موجود ہوتی۔ پھر ایک دن تو حد ہو گئی، میرے دوپٹے کو پھاڑ پھاڑ کر ٹکڑے کر دیا گیا تھا، لیکن ہر روز گلاب کے تازہ پھول ضرور ملتے۔ ڈر سے میرا برا حال تھا اور پھر میں نے ایک صبح امی کو بتایا اور اپنا دوپٹہ بھی دکھایا۔ امی بہت پریشان ہو گئی۔ اگلی شام عمر کا فون آیا تو اس نے کہا کہ شاہ صاحب نے بتایا ہے کہ جنات کا ٹولہ چھت سے گزرا تھا اور انہی میں سے کسی نے شرارت کی ہے، گھبرانے کی ضرورت نہیں اور اب ایسا کچھ نہیں ہوگا۔
दिन गुजरते गए और मैं काफी हद तक बेफिक्र हो गई। अचानक एक दिन मैं सख्त बुखार में तपने लगी तो अब्बू ने दवा दिलवा दी। उस शाम एक अजीज की तरफ से फोन मौसूल हुआ कि उनकी वालदा की डेथ हो गई है। अजीजा की वालदा ज़ईफ थीं। बहरहाल घर वाले मैयत में शिरकत के लिए चले गए। क्योंकि मैं बुखार के ज़ेर असर थी इसलिए ना जा सकी। अम्मी ने कहा हम कोशिश करेंगे कि जल्द अज जल्द वापस आ जाएं और तुम अंदर से दरवाज़ा बंद कर लो। और घर वाले मैयत में शिरकत के लिए चले गए। मैं अपने बिस्तर पर दराज थी। उस वक्त रात के 10 बज रहे थे कि अचानक न जाने कहाँ से दो औबाश किस्म के मजबूत जिस्म के लड़के मुंह पर नकाब बांधे चार दीवारी फैलाकर अंदर आ गए। मैं बदहवास अपने बिस्तर पर उठ बैठी। एक तो सख्त बुखार और फिर डर और खौफ ने मुझे बेहाल कर दिया था। मैं डर के मारे थर थर कांप रही थी। उन दोनों ने मेरे साथ दस्त दराजी शुरू कर दी और मेरी इज्जत के लाले पड़ गए। मैं एक बेबस पंछी की तरह उन दोनों के बाजुओं में फड़फड़ा रही थी, लेकिन उन दरिंदों पर तो शैतान सवार था। अचानक एक दिल दहला देने वाली गुर्राहट सुनाई दी। ऐसी खौफनाक, दहशतनाक और वहशतनाक चीख और गुर्राहट कि उन्होंने बदहवास होकर मुझे एक झटके से छोड़ दिया। फिर अचानक खुद बखुद धड़ाम से दरवाज़ा बंद हो गया। एक बहुत ही जसीम बिल्ली अपनी तमाम तर कुव्वत के साथ चीखती और गुर्राती हुई उन पर झपटी और फिर उसके बाद तो वो फिरकी की तरह घूमती हुई उन पर छलांगे लगाने लगती और किसी भी तरह उन्हें संभलने का मौका नहीं मिल रहा था। उन दोनों की फलक शगाफ चीखें सुनकर और काली बिल्ली को देखकर मैं बिल्कुल सकते के आलम में मबहूत हो गई थी। जब मुझे होश आया तो उन दोनों की खून में लथपथ लाशें पड़ी थीं। ये देखकर मुझ पर एक जानलेवा बदहवासी तारी हो गई कि फिर अचानक लाइट चली गई। अंधेरे की वजह से मैं माही बेआब हो गई थी। फिर अचानक लाइट आ गई तो मेरी हैरत और कई गुना बढ़ गई, क्योंकि अब कमरे में उन दोनों की लाश का नामो निशान तक ना था और ना ही कहीं बिल्ली नजर आई। कमरा बिल्कुल साफ सुथरा, ऐसा कि कुछ हुआ ही ना हो। मैं हैरान परेशान सूझबूझ से बिल्कुल आरी अपने बिस्तर पर बैठ गई कि एक निस्वानी आवाज आई, तानिया, इस खूनी वाक़ये को बिल्कुल भूल जाना, किसी से जिक्र न करना कभी, और गिलास में रखा हुआ ठंडा पानी पीकर बिस्तर पर आराम और सुकून से लेट जाओ। फौरन से पेशतर डरी सहमी में उठी और गिलास उठाकर गटागट सारा पानी एक ही घूंट में पी गई और फिर अपने बिस्तर पर लेट गई। बिस्तर पर लेटते ही मुझ पर गुनूदगी सी तारी हो गई और फिर मुझे कोई होश ना रहा। और फिर होश इस वक्त आया जब अम्मी ने मुझे नींद से उठाया और मैं हड़बड़ा कर उठ बैठी तो अम्मी की आवाज़ सुनाई थी, बेटा, अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? अब तो बुखार भी नहीं। मैंने तुम्हारा माथा छू कर देखा है। हमने कोशिश तो की थी कि जल्दी घर आ जाएं, मगर थोड़ी देर हो गई। उस वक्त रात के 11:15 बजे का टाइम था। अब मेरी तबीयत वाकई संभल चुकी थी। फिर अम्मी ने खाने के लिए फौरन दलिया पका कर दिया। बहरहाल रात के 2 बजे तक बड़ी बी की मैयत और फिर उनके घर वालों की कैफियत के बारे में बातें करते रहे और जब नींद ने अम्मी को परेशान किया तो वो शब बखैर कहती हुई अपने कमरे में चली गईं और फिर दोनों बहनें भी अपने बिस्तरों पर लेट गईं और लेटने से पहले 0 पावर का बल्ब रोशन कर दिया। मैं अपने बिस्तर पर आंखें बंद किए चंद घंटे कमरे में बीते हुए हालात के ताने बाने में उलझने लगी और फिर उन्हीं ख्यालों के ज़ेरे असर न जाने कब नींद की वादी में चली गई। जब सुबह रोजाना के मामूल के मुताबिक आंख खुली तो मैं जैसे बिल्कुल पुरसुकून थी। नाश्ता वगैरह से फारिग होने के बाद हम घर के काम काज में लग गईं। कोई दिन के 12 बजे अचानक महल्ले में एक कोहराम समझ गया कि महल्ले के 2 लड़कों की खून में लथपथ लाशें झाड़ियों में पड़ी हुई मिली हैं। लाश की हालत बड़ी भयानक थी। बताने वालों ने बताया कि ऐसा लगता है कि किसी दरिंदे ने दोनों को बड़े भयानक तरीके से भंबोड़ा है। हर शख्स अंगश्ते बदंदा था कि ऐसा कैसे हो गया, जबकि इससे पहले ऐसा कोई भी वाक़या इस महल्ले में नहीं हुआ था। ये सुनकर मैं अपनी जगह बिल्कुल खामोश और गंग थी। अजीब हैरत की बात थी कि वो काली बिल्ली मामूल के मुताबिक अपनी हालत में मस्त थी और पराठे पकाते हुए आटे के 2 पेड़े भी खा चुकी थी। एक दिन अम्मी बाजार जा रही थी। उनके पर्स में 12,000 रुपए थे, कुछ जरूरी घरेलू सामान और हम बहनों के लिए कपड़े खरीदने थे कि अचानक मोटरसाइकिल पर 2 लड़के आए और अम्मी का पर्स छीन कर ले गए। थोड़ी देर बाद अम्मी मुंह बसोड़ती वापस आ गईं। घर में दाखिल होते ही ज़ारो कतार रोना शुरू कर दिया। अब्बू काम पर जा चुके थे और हम बहनें हैरान परेशान थीं। अम्मी की हालत और आंसू देखकर अम्मी को पानी पिलाया तो फिर जरा उन्हें सुकून हुआ तो अपनी आप बीती सुनाई। ये सुनकर हमें बहुत दुख हुआ क्योंकि वो दिन महीने के आखिरी हफ्ते का था और अब्बू को तनख्वाह मिलने में अभी कई दिन बाकी थे। अम्मी समेत हम बहनें गम से चूर सर जोड़े बैठी थीं और हमारे घर की काली बिल्ली सामने बैठी हमें टुकर टुकर देख रही थी। उसके इस तरह देखने पर मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन मैं मजबूर थी और अंदर ही अंदर बिल्ली से सहमी हुई थी। करती हुई बिल्ली वहां से कमरे की तरफ चली गई और हम माँ बहनें इसी सोच में मसरूफ थीं कि अब क्या होगा। अब्बू सुनेंगे तो वो भी अफसुर्दा और गमज़दा होंगे।
बहरहाल अम्मी ने ढारस बंधाई। बेटे अब क्या हो सकता है सब्र के अलावा। कोई 1 घंटे बाद अचानक दरवाजा खटखटाने की आवाज आई तो अम्मी ने कहा, तानिया जाकर देखो कौन है। मैंने जब दरवाजा खोला तो कोई खातून काले बुर्के में मलबूस और सिर्फ आंखें खुली हुई थी। उन्होंने फौरन से पेशतर एक पर्स मुझे पकड़ा दिया। मुझे पर्स पकड़ाते ही वो मोहतरमा वापस पलटी और बराबर वाली गली में चली गईं। अचानक ऐसा होने पर मैं पूछ भी ना सकी कि आप कौन हैं और ये क्या है। मैंने अचंभे की हालत में दरवाजा बंद किया और अम्मी के पास कमरे में आ गई तो अम्मी फौरन बोली, तानिया मेरा पर्स ये कहाँ से आया। फिर जो मेरी नजर पर्स पर पड़ी तो मैं हैरान और परेशान और साथ ही खौफजदा थी। मैंने फौरन पर्स अम्मी को पकड़ाया और जल्दी जल्दी चंद मिनट पहले वाला वाकया कह सुनाया। और जब अम्मी ने पर्स खोला तो उसमें पूरे 12,000 रुपए मौजूद थे। अब हम पर हैरतों के पहाड़ टूट पड़े और जहन ने इस गुत्थी को सुलझाने से साफ इनकार कर दिया कि लाख कोशिश बिस्यार के बावजूद भी हम उन खातून और पर्स और रकम के मुअम्मे को हल न कर सके और अपने जहनों पर पर्दा डाल दिया। एक रात बाहर बरामदे की चारपाई पर लेटी हुई मैं रिसाला पढ़ रही थी कि अचानक आहट महसूस हुई। मैं समझी कि शायद अम्मी पानी पीने के लिए उठी हैं और मुझे रिसाला पढ़ते देखकर डांटेंगी कि इतनी रात तक रिसाला पढ़ रही हो। फौरन रिसाला तकिए के नीचे रख दिया और मुंह पर हाथ रखकर सोती बन गई। बिल्कुल बराए नाम सी आंखें खुली रखकर देख रही थी कि कब अम्मी जाएं और कब कहानी मुकम्मल करके खत्म करूं। मगर ये क्या, सामने सहन से तो एक बुर्का पोश औरत चली आ रही थी कि मेरी सांस ऊपर की ऊपर और नीचे की नीचे रह गई। उसने काले रंग का तराश खराश का जबरदस्त बुर्का पहना हुआ था। जिस्म के नशीबो फराज से अंदाजा हो रहा था कि वो एक औरत है। उसका पूरा जिस्म बुर्के में छुपा हुआ था, चेहरे पर भी निकाब था, सिर्फ आंखें ही नजर आ रही थी। मैं बहुत खौफजदा हो गई और दिल ही दिल में आयतुल कुर्सी पढ़ने की कोशिश करने लगी। चीखने चिल्लाने की कोशिश की तो हलक से आवाज भी न निकल सकी। वो औरत आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई मेरे नजदीक आकर खड़ी हो गई। चंद मिनट वो यूं ही खड़ी रही, फिर वो मेरे मुंह की तरफ झुककर मुझे देखने लगी। मेरा मुंह रोशनी की मुखालिफ सिमत में था। अब वो बिल्कुल मेरे करीब थी और मैं बिल्कुल बेहिस्सो हरकत पड़ी थी। अचानक वो पीछे हटी और आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई अंदर कमरे में चली गई। कुछ देर बाद मेरे होशो हवास बहाल हुए तो मैं फौरन उठ खड़ी हुई। फिर अचानक ही मैंने एक फैसला कर लिया। क्या कर सकती है ये औरत, क्या बिगाड़ लेगी मेरा, ज्यादा से ज्यादा मुझे मार देगी। ये सोचते ही मैं एकदम कमरे में दाखिल हो गई। कौन है, मैंने सवाल किया। कमरे में औरत का कोई नामो निशान न था। मैं हैरान होकर चारों तरफ देखने लगी कि अचानक एक कोने से काली बिल्ली चलती हुई आई और अपनी दुम से मेरे पैर के टखने से जरा ऊपर को छूती हुई तेजी से गुजरकर दरवाजे से बाहर चली गई। उस दिन से मैं खास तौर पर बिल्ली से मजीद खौफजदा हो गई। वो बिल्ली के रूप में कोई हवाई चीज जरूर थी। फिर अचानक ही एक दिन बिल्ली की पुरस्रार मौत हो गई। वो बैठी हुई थी बिल्कुल मेरे सामने और मुझे मुस्तकिल घूर रही थी। मैं अम्मी के सर में मालिश कर रही थी कि अचानक काली बिल्ली ने चीख मारी। सब फौरन उसकी तरफ मुतवज्जा हुए, मगर वो 2-3 मिनट बाद ही मर गई। वो तो मर गई, मगर मुझे अब तक मालूम ना हो सका कि वो कौन थी, कहाँ से आई थी और अचानक कैसे मर गई। मगर इतना तो तय है कि वो इंसान नहीं थी। उसकी मौत के बारे में सारे घर वाले बहुत रंजीदा हो गए, मगर सबसे ज्यादा मैं अफसुर्दा, गमगीन और रंजीदा थी। और ऐसा लगता था कि मुझसे मेरी एक सगी हमदर्द अपनी बहन जुदा हो गई हो। हफ्तों मेरी अफसुर्दगी की कैफियत रही, क्योंकि मैं अपने सामने कमरे में बिल्ली की असलियत और हकीकत देख चुकी थी। फिर एक दिन मैंने अम्मी से अपने साथ बीतने वाले वाकयात कह सुनाए तो ये सुनकर अम्मी की आंखें भी नम हो गईं। फिर अम्मी ने कहा, तानिया तुमने इस बात का जिक्र मुझसे पहले किया होता। मैंने जवाब दिया, अम्मी मुझे एक निस्वानी आवाज में मना किया गया था। बहरहाल अब हम दोनों माँ बेटी के लिए सिवाय पछतावे के और क्या रह गया। मैंने अपने दिल को ये कहकर समझा लिया कि इसमें भी जरूर अल्लाह की कोई मसलहत थी और अल्लाह ही बेहतर जानता है। बरसों बीत जाने के बाद भी आज जब किसी काली बिल्ली पर मेरी नजर पड़ती है तो माजी का वाकया मेरे जहन में ताज़ा हो जाता है और मैं सोचती हूँ कि काश ये वही बिल्ली हो। सो फ्रेंड्स, ये थी आज की स्टोरी। आई होप कि आपको पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो मेरी वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज मत भूलें। अब मिलते हैं नेक्स्ट टाइम एक न्यू हॉरर स्टोरी के साथ। बाय बाय।